हेलो मेंबर्स एंड ये वाला जो सेशन होगा, जो पूरा वीडियो है, ये ज़्यादातर ये लेक्चर ही है। इसके ऊपर मैंने अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग अपनी नहीं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर और ट्रेडिंग प्लान्स के ऊपर बात की है, जिसकी सबसे ज़्यादा कमी एक इंटरडे ट्रेडर के अंदर होती है और उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की होती है। सो इसको पूरा सुनिएगा। लेक्चर है, अगर आपको पसंद हो, अगर आप सुनना चाहते हो तो इस लेक्चर को आप पूरा सुनिएगा। 101% ये फ़ायदा करेगा आपके बिजनेस में। इससे फ़ायदा होगा आपकी मेंटेलिटी में, थोड़ा बहुत अगर चेंज इससे आ पाएगा तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसको कंसीव करने की कोशिश कीजिएगा, अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिएगा। एक एक शब्द इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखिएगा इसको। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं पढ़ा रहा था तो पढ़ाते टाइम मैं इसके अंदर ड्राइंग्स कर रहा था और रिकॉर्डिंग चल रही थी। सो रिकॉर्डिंग में वो ड्राइंग्स नहीं आई, और जितना मेरा ये चार्ट है सिर्फ वो चार्ट ही आया। इसके बगल में मैं जितनी भी ड्राइंग्स बना रहा था वो ड्राइंग्स आई ही नहीं। ओके, सो इस वजह से ये पूरा एक परफेक्ट लेक्चर ही है कि सामने आपके ये चार्ट लगा हुआ है और मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ। बट वहाँ पर मैं बोल नहीं रहा था, वहाँ पर मैं लिख भी रहा था, बट ये रिकॉर्ड नहीं हुई ये चीज़। ओके, सो उसके लिए सॉरी। बट ये जितना भी लेक्चर है, ये जो सेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। सो सेकंड कि सिंपल ट्रेडिंग प्लान और टफ ट्रेडिंग प्लान। एक्चुअली में टफ ट्रेडिंग प्लान अगर आप बनाते हो, अगर ज्यादा टफ ट्रेडिंग प्लान है, तो टफ ट्रेडिंग प्लान एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास तमाम तरह के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस हैं। यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। अब आप कह रहे हो कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होगा, मेरे सपोर्ट्स के नीचे होगा, इसके अंदर 3 रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, मेरा RSI इंडिकेटर जो एक्चुअल में मैं यूज नहीं करता, तो मैं RSI को इतना अच्छे से नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो समझ सकते हो कि RSI का जो एवरेज प्राइस है वो इस लेवल पर होना चाहिए, और मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस लेवल पर होना चाहिए, तभी मैं प्लान करूंगा या तभी मैं ट्रेड करूंगा। सो इतना बड़ा ट्रेडिंग प्लान अगर आप लेकर के चलोगे तो आपको कोई भी सेटअप नहीं मिलेगा। आप उसी स्टॉक में ना तो बाई कर पाओगे ना सेल कर पाओगे। हाँ, एक समय आएगा जब आप इसमें ट्रेड कर पाओगे, वो होगा मार्केट बंद होने का टाइम। ठीक है, आपको 3 बजे दिखेगा हाँ ये स्टॉक मेरा शॉर्ट हो सकता है, आप ऑर्डर लगाने के लिए एंटर बटन दबाने जाओगे, पता चलेगा कि मार्केट क्लोज हो गई है। ओके, सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक टफ नहीं, बहुत सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान हो। ओके, सो होना चाहिए आपके पास सिंपल ट्रेडिंग प्लान। सिंपल ट्रेडिंग प्लान में क्या चीज आती है कि मेरा स्टॉक क्लियर है, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है, अब प्राइस अप साइड से गिर रहा है, यहां पर गिरेगा, मेरी जो फॉर्मेशन है या मैं जिसको कैंडल्स का जो मेरा कंफर्मेशन लेने का जो तरीका है, यहां पर वो फॉर्मेशन होगा, प्राइस जैसे ही ब्रेक होगा मैं यहाँ पर बाई करूंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, और बाकी जो भी होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस जाना है तो जाएगा, या मेरा टारगेट मिलना है तो मिलेगा। ओके, ये हो गया एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान। हो सकता है ये मेरे लिए सिंपल ट्रेडिंग प्लान हो, आपकी सिंप्लिसिटी क्या है ये आपके ऊपर डिसाइड करती है कि आप किस चीज को सिंपल मानते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं देखता, मेरे पास एक सपोर्ट लाइन होगी, मेरे पास एक रेजिस्टेंस लाइन होगी, पर्टिकुलर प्राइस को मैं यहीं से खरीदूंगा या शॉर्ट करूंगा, या यहीं से बाय करूंगा शॉर्ट करूंगा। बीच में जो एरिया है वो मेरे लिए नो मैंस लैंड है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये सिर्फ प्रॉफिट लेने का एरिया है। ओके, यहाँ पर मैं कहीं भी एंट्री लेने का एरिया नहीं है। एंट्री लेने का एरिया या तो सपोर्ट और या रेजिस्टेंस। ओके, सो यहीं पर प्राइस होगा तभी मैं बाई सेल करूंगा, सेल करने का फॉर्मेशन मेरे पास एक है। ओके, स्टॉप लॉस ऊपर, टारगेट नीचे, सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान। अगर आपको अपना कोई ट्रेडिंग प्लान बनाना है तो आप बना सकते हो कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस जैसे ही जाएगा, यहाँ पर कोई लोअर लो फॉर्मेशन होगा, मैं यहाँ से प्राइस को शॉर्ट कर दूंगा। सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान। ओके, अगर आप RSI के साथ ट्रेड करते हो तो ये 31 के ऊपर निकलेगा, प्राइस अपने सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर आकर के एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, मैं बाय कर लूंगा। सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान। अब इसी में आप 6 इंडिकेटर लगा रहे हो, मतलब तरह तरह के इंडिकेटर आप इसके अंदर लगाओगे, और बाद में पता होगा क्या कि आपको जो प्राइस में सबसे ज्यादा मार्केट में जरूरी है वो होती है कैंडल्स। अब आपने
यहाँ पर तरह तरह के तमाम कलर्ड में इंडिकेटर लगा लिए हैं, लेकिन बस एक चीज क्या है कि आपको यहाँ पर सिर्फ प्राइस को छोड़ के, कैंडल्स को छोड़ के बाकी सब कुछ दिख रहा है। आपको उसमें फिबोनाची भी दिख रहा है, आपको उसमें आरएसआई भी दिख रहा है, आपको उसमें मतलब जितने भी इंडिकेटर्स हैं सारे दिख रहे हैं, आपको उसमें मूविंग एवरेज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस को छोड़ के। तो आप इसमें कहाँ पर ट्रेडिंग कर लोगे, कहाँ पर प्रॉफिट करोगे, कहाँ लॉस करोगे। ओके, सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान हो। सो सिंपल ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग प्लान होता है क्या है। ओके, ट्रेडिंग प्लान समझ जाने के बाद आपके पास होना चाहिए एक सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान। ओके, सो अब थर्ड पॉइंट आता है मेरे पास, व्हाई इज ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्यों, क्या बिना ट्रेडिंग प्लान के काम नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा कि बिना ट्रेडिंग प्लान के, अभी जैसा कि मैंने व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान के पॉइंट पर मैंने समझाया कि बिना ट्रेडिंग प्लान के आप एंटर करोगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो ट्रेडिंग प्लान इसीलिए जरूरी है। सबसे पहली चीज क्यों जरूरी है, मार्केट में आपको क्या करना है ये पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, पहले से डिसाइड होगा। ओके, ट्रेडिंग प्लान इसीलिए जरूरी है कि आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, इससे आपका काम इजी होता है। अगर बाई करनी है तो आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप सिर्फ बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे कि प्राइस कहां से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ जा रहा है, या कहां से अपने सपोर्ट्स पर सपोर्ट कंफर्म करके अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो मैं उसके अंदर बाई करूंगा। और सेलिंग देखनी नहीं है, इसलिए हम सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे। हमारा काम आधा हो गया, सिर्फ बहुत कम काम हो गया हमारे पास, और हमारा फोकस बढ़ के सिर्फ प्राइस पर शिफ्ट हो गया। ओके, अब काम कम हो गया यानी कि हमारा फोकस बढ़ गया। फोकस बढ़ के हमारा एक ही जगह पर हो गया कि अगर इसके अंदर मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं बाइंग करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ट्रेडिंग प्लान इसीलिए जरूरी है। आपको प्राइस में बाइंग करनी, सेलिंग करनी, आपके पास पहले से डिसाइड होना चाहिए। स्टॉक्स आपके पास पहले से डिसाइड होने चाहिए। ओके, एंड सेकेंड चीज कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि रनिंग मार्केट के अंदर जो तरह तरह की मन में आपके आता है कि उसमें आपके अंदर फियर आएगा, आपके अंदर ग्रीड आएगा, कि डर लगेगा कि अगर आपने प्राइस को यहाँ से शॉर्ट कर दिया है तो आप उसको प्राइस गिरता चला जा रहा है। ओके, अभी शॉर्ट करने के बाद एक लेवल आएगा कि यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनने का फॉर्मेशन हो जाएगा और आप डरने लगोगे, और डर की वजह से क्या होगा कि या तो आप लॉस में कटोगे या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी मार्केट में। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना ही चाहिए। ओके, तो मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट करना है और लॉस से बचना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, बिजनेस प्लान फॉर ट्रेडर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, बिजनेस प्लान फॉर ट्रेडर। ये जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग हमारे लिए एज अ बिजनेस है। ये हमारे लिए गैम्बलिंग नहीं है, या ये हमारे लिए सिर्फ एक ही दिन में करोड़पति बन जाने का सिस्टम नहीं है। हम यहाँ पर एक ही दिन में या एक रात में करोड़पति नहीं बन सकते। ओके, अपने माइक म्यूट्स पर डाल लीजिए, डिस्टरबेंस होती है। ओके, ओके, सो एक बिजनेस तैयार करने के लिए जो आपके पास बिजनेस मॉडल होता है, सबसे पहली चीज तो आप अपने बिजनेस के प्रति वफादार हो जाओगे। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखोगे, आपको मालूम होगा कि अगर मार्केट को, हमें एक बिजनेसमैन को मालूम है कि अगर वो कोई सामान खरीदता है तो उसके अंदर उसको कितना लॉस हो सकता है, और अगर वही चीज वो वापस से बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये उस बिजनेसमैन को मालूम होना चाहिए। जबकि एक गैम्बलर को नहीं मालूम होता है कि उसको प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। वो एक दिन में जाता है तो 1,000 रुपए कमा करके ले आएगा, लेकिन दूसरे दिन जाएगा और 4,000 रुपए दे करके चलाएगा। ये गैम्बलर की स्ट्रेटजीज है, ये गैम्बलर्स का माइंडसेट है। लेकिन एज अ ट्रेडर हमारे पास हमारा एक बिजनेस प्लान होना चाहिए।
और एक बिजनेसमैन को मालूम है, मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास से जाएगा तो 1 रुपए जाएगा और आएगा तो 4 रुपए मेरे पास आएंगे। ओके। और जब भी मुझे ऐसा कहीं लगेगा कि मैं 1 रुपए की बजाय अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि मुझे 3 रुपए जाने वाले हैं, तो मैं इस सौदे को नहीं करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं उस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ओके। सो एक इंट्राडे ट्रेडर के पास उसके जो बिजनेस का तरीका है, उसका जो लैपटॉप है, उसका बिजनेस है। स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस ही लेना चाहिए। ओके। और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस है। अगर आप इसको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो, तो इससे अच्छा बिजनेस नहीं है कोई। इससे अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है। ओके। और इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेक अ ट्रेडिंग प्लान। जो ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई। ओके। और जब आप इन सारी चीजों को लेकर के, एक बिजनेस प्लान को लेकर के, एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेकर के काम कर रहे होगे, तो आपके पास लॉसेस के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ये जितना भी थ्योरेटिकल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मार्केट में इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करके जितने बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, वो सब इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से होते हैं। इस चीज को आप आजमा लीजिएगा। हम बुनियादी चीजों को बिल्कुल ही सिरे से नकार देते हैं, सोचते हैं कि इनमें क्या रखा हुआ है, फर्जी की बातों में। हम इंट्राडे ट्रेडिंग पढ़ने आए और हमें कैंडलस्टिक छोड़ करके ये पेंट के ऊपर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ट्रेडिंग प्लान वगैरह। लेकिन ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ये सारी चीजें कोई भी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगले का नुकसान होगा, वो क्या सोचेगा, ये सोच करके आपको ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास इन छोटी छोटी चीजों की नॉलेज हो, और इन छोटी नॉलेज, इन छोटी छोटे पॉइंट्स के ऊपर ही आपको जो बिजनेस है, आपका ट्रेडिंग का बिजनेस, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर ही ग्रो करता है। आप इन्हें निकाल दोगे तो आप ये मान के चलो आप ट्रेडिंग के बिजनेस में फेल हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास आपका एक बिजनेस सेटअप हो पूरा। हम लोग एक कोई छोटी सी दुकान भी खोलते हैं तो उसके लिए हमें बाहर एक बोर्ड लगाना पड़ता है, चीजों के रेट तय करने पड़ते हैं, कस्टमर आएगा तो कहाँ खड़ा होगा ये भी हमें बताना होता है, इसका हमें पहले से आइडिया लगाना होता है। हम कहाँ बैठेंगे, इसके लिए कहाँ पर कुर्सी पड़ी है ये भी हमें डिसाइड करना होता है। सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती है। हमें किससे कितनी बार्गेनिंग करनी ये भी पहले से डिसाइड होता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां अरबों रुपए का डेली व्यापार होता है, वहां पर हम बिना ट्रेडिंग प्लान के एंटर कर जाते हैं और आखिरी में लॉस करके निकलते हैं। ओके। सो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए पहले से। ओके। सो अब हम आते हैं, हमारा जो सेकंड पॉइंट है, ओके, ये ट्रेडिंग प्लान हो गया। अब सेकंड जो इसका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। ओके। सो एंड दूसरा चीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। हमारे पास हमारा एक प्लान होगा और उस प्लान के थ्रू हम एंटर करेंगे मार्केट में। ओके। सो अब मार्केट में एंटर कर जाने के बाद अगर हमें किसी स्टॉक को ट्रेड करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे जरूरी होना चाहिए कि हमारे पास हमारी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ट्रेडिंग सिस्टम जिसको आप बोल सको। ओके। ये चीज होनी चाहिए आपके पास। सो स्ट्रेटजीज में सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या आती है कि ओके, स्ट्रेटजीज में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। आपके पास आपकी खुद की स्ट्रेटजी हो। ओके। ये मान के चलिए, ये जो स्ट्रेटजीज वाला मैं सिस्टम आपको बता रहा हूं, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा ट्रेडर हो। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी
किसी की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से मैच नहीं करती। आप जितने बड़े से बड़े ट्रेडर को ले लो और जितने छोटे से छोटे ट्रेडर को ले लो, किसी के द्वारा बनाई हुई स्ट्रेटजी से कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा ट्रेडर ट्रेड करे तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। आप अगर किसी की कॉपी ट्रेडिंग करते हो, मेरे द्वारा बनाई हुई स्ट्रेटजीज या किसी और के द्वारा बनाई हुई स्ट्रेटजीज को खरीद करके खुद ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आप 101% लॉस में निकलोगे। कोई भी ट्रेडिंग किसी दूसरे के द्वारा दी हुई स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं हो सकती। कोई भी स्टॉक ट्रेड नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा, और इस बात का सबूत यह है कि आप जितने भी लोगों को आप जानते हो या जितने भी टीचर्स को आप जानते हो, आप उनसे इस चीज को देखने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना, बुक्स में आपको मिलेगी ये सारी चीजें, कि एक इंट्राडे ट्रेडर क्या दूसरे इंट्राडे ट्रेडर की स्ट्रेटजी से कभी भी कोई सिस्टम मैच नहीं खाता मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो क्या वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसी दूसरे के द्वारा दी हुई स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल है? हाँ, उन्होंने पढ़ाया होगा, उनको पढ़ा हुआ हो सकता है, लेकिन वो जो जिस भी सिस्टम से, जिस स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हैं, वो स्ट्रेटजी उनकी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अपनी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी हो। ओके, सो सबसे मेन चीज, और जो जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं जो मार खाते हैं सबसे ज्यादा, बस यहीं पर मार खा जाते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर आकर के लोगों के पीछे भागते हैं कि वो हमें फलानी स्ट्रेटजी दे देंगे, या हमें कोई ऐसा बता देंगे कि यहाँ से मूविंग एवरेज जा रही है, यहाँ से क्रॉसओवर हो रहा है, यहाँ पर फिबोनाची लगाओ, यहाँ से ट्रेड कर दो, आप करोड़पति बन जाओगे एक ही दिन में। ये मान के चलो कि दुनिया का उससे बड़ा कोई झूठ बोलने वाला नहीं है। आप तुरंत उस चीज को छोड़ करके वापस चले आओ घर में अपने। जब भी आपको ट्रेडिंग करनी हो तो आपके पास उस ट्रेड में एंटर करने से पहले आपके पास एक स्ट्रेटजी हो, और वो स्ट्रेटजी आपकी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके, कोई भी इंसान आपको सिर्फ सिखा सकता है, आपको प्राइस एक्शन सिखा सकता है, प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड कैसे होता है सिखा सकता है। अगर आप मान के चलिए, आप अगर नीरू से कोई स्ट्रेटजी सीखते हो, ओके, तो आपको नीरू ने बताया कि देखिए मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो नीरू आपको बता रहे हैं कि देखिए मैं ऐसे 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 कैसे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर मैं कंफर्मेशन लेता हूँ और इस तरह से मैं अपनी ट्रेडिंग कर देता हूँ। तो इसमें क्या है, नीरू ने आपको बताने की कोशिश की कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम ये है, आप इसी से मिलता जुलता आप अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम, मैं आपको यही वाला ट्रेडिंग सिस्टम दे रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगले ही मंडे मॉर्निंग को आप देखोगे कि इसी छोटे से ट्रेडिंग सिस्टम जिसको आपको नीरू ने बताया है, उसी के अंदर आप अपने अंदर से ही खुद ब खुद चेंजेस हो जाएंगे। आप खुद ही उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कर दोगे। और ये सिस्टम नीरू का है, क्यों है? क्योंकि उसने 4-5 साल लगातार इसके ऊपर अपना प्रैक्टिस की है, अपना अभ्यास किया है, तब जाकर के वो इससे प्रॉफिटेबल है। आपको क्या लगता है 5 साल में, 5 साल की मेहनत या 2 साल या 3 साल 4 साल जितनी भी मेहनत है, हम मान के चलते हैं 2 साल की मेहनत के बाद नीरू ने ये स्ट्रेटजी बनाई है, वो 2 मिनट में आपको दे देगा। आपको क्या लगता है कि आप इससे प्रॉफिटेबल हो जाओगे? कोई नहीं हो सकता। आपको भी उतना ही समय उसके ऊपर देना होगा, जो हकीकत है। कोई भी सिस्टम आप खुद बनाओ और उसके ऊपर आप सिर्फ प्रैक्टिस करने लग जाओ। आप प्रैक्टिस करोगे, वो सिस्टम, वो स्ट्रेटजी धीरे धीरे आपकी बनती चली जाएगी। और जब वो स्ट्रेटजी आपकी हो जाएगी, आप थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि उसी ट्रेडिंग में जब आप लॉस कर रहे थे, तो उसी ट्रेडिंग में आप धीरे धीरे पाओगे अपने आप को कि अब मैं लॉस नहीं कर रहा हूं, अब मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन रहा हूं। ओके, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास आपकी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटजी हो और उस स्ट्रेटजी पर आपकी महारत हासिल हो। आपने उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। आप किसी का भी प्रॉफिट नहीं देखने जाओगे क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा देखने का। मेन चीज आपके पास अपने द्वारा बनाई हुई स्ट्रेटजी हो, और उससे बड़ी चीज उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी कठोर मेहनत हो, अभ्यास हो। कोई भी इंट्राडे ट्रेडर या कोई भी इन्वेस्टर एक दिन या 2 दिन में नहीं बन जाता। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि फर्स्ट डे आया उसको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, दूसरे दिन आया फिर से 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, तीसरे दिन आया बहुत लकी है तो तीसरे दिन में प्रॉफिट हो जाएगा।
आप देखोगे कि चौथे दिन वो जितना लेके गया मार्केट से उससे डबल वो दे करके जाता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास आपका खुद का बनाया हुआ एक सिस्टम हो जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस हो। ओके, सो सबसे पहली चीज तो ये होगी, योर स्ट्रेटजीज नीड टू फिट योर स्टाइल। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके द्वारा बनाई, जब आप कोई सिस्टम आप खुद बनाओगे तो आप देखोगे कि वो आपके सिस्टम या आपकी स्टाइल से खुद ही मैच खाएगा। योर स्ट्रेटजीज नीड टू फिट योर स्टाइल। कोई भी सिस्टम हो वो उसको आपके आपके स्टाइल से मैच खाना चाहिए। जिस सिस्टम से मैं ट्रेड करता हूं वो मेरी स्टाइल है। मैं आपको बता दूंगा कि देखो मैं ऐसे ट्रेड करता हूं, आप उसको देखो और देखने के बाद कोशिश करो कि हाँ ये कोई सिस्टम ऐसे काम करता है। तो देखिए अभी उसके ऊपर जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, 1 साल 2 साल 2 महीने 3 महीने साल भर आप उसके ऊपर जब प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके अंदर खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ मैं ऐसे काम कर सकता हूँ उसके ऊपर। खुद ब खुद आपका कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। मेरे जैसा ही आप नहीं कर पाओगे, आप उसमें देखना आप कुछ ना खुद में खुद कुछ ना कुछ चेंज कर दोगे। एक इंसान, हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, वैसे ही हर इंसान का ट्रेड करने का स्टाइल अलग अलग होगा। ओके, सो आपके पास अपना खुद का स्टाइल होगा, खुद की स्ट्रेटजीज होगी ट्रेड करने की, जिससे कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर आप किसी दूसरे के द्वारा दी हुई स्ट्रेटजी से ट्रेड करने आओगे तो नहीं कर पाओगे। फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई भी इंसान आपको सिर्फ सिखा सकता है। ओके, सो ये तो हो गया। और दूसरा, अब स्ट्रेटजीज किस तरह की स्ट्रेटजी? टेक्निकल स्ट्रेटजीज। ओके, टेक्निकल स्ट्रेटजीज इसमें ज्यादा मैंने समझता है कि मुझे समझाना चाहिए क्योंकि जितने भी लोग ज्वाइंट है सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। ओके, सो टेक्निकल स्ट्रेटजीज होंगी कि टेक्निकल का मान सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन कि इंगल्फिंग बन रहा है कोई तब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, या कोई मदर कैंडल बन रही है तब ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, या कोई पिन बार के थ्रू ट्रेड कर रहा है। ओके, सबका अपना अपना कंफर्मेशन लेने का तरीका है। या पिन बार को 20 मूविंग एवरेज क्रॉस हो गए तो यहाँ पर मैं बाई कर लूंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ओके, ऊपर का मैं अपना टारगेट रख दूंगा। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अलग अलग स्टाइल है। ओके, सो ये टेक्निकल हो गया, आपका अपना टेक्निकल अलग होगा। ओके, दूसरी चीज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्डिंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया जो बिल्डिंग सिस्टम के बारे में था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, डोंट बी स्टबॉर्न। सबसे मेन पॉइंट ये आता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ये चीज स्टबॉर्न का मतलब हुआ जिद्दीपना। आपको क्या करना है आप अपनी तरफ से डिसाइडेड हो। मतलब मार्केट नहीं बता रही कि वो गिरेगी लेकिन आप जबरदस्ती उसको गिराने पे लगे हो, जबरदस्ती। म- ऐसा मैंने देखा है कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मैं किसी को पढ़ा रहा हूं तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो ही मार्केट को जज कर रहे हैं। मतलब मार्केट चाह रही कि ऊपर जाना है लेकिन वो अपना सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बना के बैठे हैं, तो जबरदस्ती जिद्दीपन में बैठे हुए हैं। अब वो देख रहे हैं कि वो हायर हाई हायर लूज लगा रहे हैं लेकिन फिर भी वो उसको सेल करने के मूड में, एट द एंड वो सेल कर दे रहे हैं, स्टॉप लॉस खा के बैठे हुए हैं। जिद्दी नहीं बनना है, आपको मार्केट को सेल करना है, ये आपको मालूम है। आपको पहले से मालूम है कि आपको सेल साइड जाना है, ठीक है, अच्छी बात है, मालूम होना चाहिए। लेकिन अब मार्केट को भी तो वहां पर कंफर्म करने दीजिए। आपका व्यू सेल साइड का है, मार्केट कह रही है कि मैं बाइंग होगी, तो अब वहां पर आपका एक सिस्टम, एक स्ट्रेटजी, जो मेरी स्ट्रेटजी है कि अगर एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे सेल करना है और वो बाइंग हो रहा है तो मैं उस स्टॉक को छोड़ दूंगा। अब यहीं पर आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। जिस स्टॉक को मैं छोड़ दूंगा उस स्टॉक को हो सकता है कि अगर ये सिस्टम सेल हो रहा था तो मैं सेल कर रहा था, अब ये बाई हो रहा था तो मैं बाई करूंगा, जो कोई गलत चीज थोड़ी ना है, सही चीज है। आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो लेकिन मैं छोड़ दूंगा इसको क्योंकि ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट है। अगर एसीसी कल गिरा है, ओके, और इसके अंदर अगर मेरा बाइंग का ओवरव्यू होता है या बाइंग का मैं इसके अंदर अपना माइंडसेट लेकर के चलता और ये सेल हो रहा है तो मैं इसको 101% में छोड़ देता, मैं ट्रेड ही नहीं करता इसको। बाइंग मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा, मार्केट बंद। ऐसे में जिद्दीपन यही आता है कि अब मुझे सेल करना है, वो मार्केट बाई साइड में जा रही है लेकिन नहीं, मैं सेल करने के लिए बैठा हूं, स्टॉप लॉस खा के बैठा हूं। तो जिद्दी नहीं बनना है। ओके, कि अब आप मान के चलिए कि आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो
तो आप लेने ही लग गए सीधे 500 रुपए का रिस्क। ये भी एक जिद्दीपन का ये भी एक तरह का जिद्दीपन ही है कि आपके पास बहुत पैसा है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं आपके पास बहुत पैसा है। ओके, सो अब आप 500 रुपए का रिस्क लेके बैठे हो, लॉस हो गया। आहा, अब फिर से एक जिद आया आपके अंदर कि ये तो लॉस मुझको कवर करना ही है। चलो अब मैं 1000 रुपए का रिस्क ले लेता हूँ। ओके, फिर से रिस्क। अभी कितना लॉस हो गया? 1500 का। अब 1500 का लॉस रिकवर करना है। अब अगली जिद, अब मैं 2000 का प्रॉफिट लूंगा और 1 रुपए जैसे ही मुझको मिलेगा, 2000 का रिस्क लिया, मुझे जैसे ही 1 रुपए मिलेगा मैं निकल जाऊंगा 500 रुपए प्रॉफिट लेके। पता चला कि 1500 और 2000, 3500 रुपए का लॉस होकर के बैठा। ये एक जिद्दीपन की निशानी है। और यहीं पर मार्केट में आपका वो जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ा है ना, प्लान, यहीं पर प्लान काम आता है। ओके, सो प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेक्चर है मुझे मालूम है, लेकिन इन लेक्चर्स को छोड़ करके अगर आप ट्रेड करने उतरोगे तो लॉस के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अभी अगर आपके पास प्लान होता तो यहाँ पर मालूम आप क्या करते? जब आपने 500 रुपए का लॉस किया, 1000 का लॉस कर दिया और 2000 का लॉस कर दिया, ये हुआ बिना प्लान के साथ ट्रेड करना। अब इसी जगह अगर मैं होता तो मेरा 500 रुपए का एक स्टॉप लॉस हो गया ना, अगले, बस मेरा ट्रेड खत्म, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये हमारा अपना जो मेथड है ट्रेड करने का, कि अगर पहले ट्रेड में मुझको लॉस होता है, पहले ट्रेड में लॉस हुआ, जो मेरा प्रॉपर मेरा जो रिस्क है 2000 का मैं रिस्क लेता हूँ, तो 2000 का जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा मेरी ट्रेडिंग क्लोज। मुझे लॉस हो गया ना 2000 रुपए का, और एक दिन में मैं 2000 रुपए से ज्यादा लॉस कर ही नहीं सकता। करने का मतलब कि एक दिन में मैं 2000 रुपए से ज्यादा का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं 2000 से ज्यादा का लॉस एक ही दिन में अपना करके बैठ जाऊं। तो मेरी अभी वैसी हैसियत नहीं, तो इसलिए 2000 का लॉस हुआ, मैं बंद, खत्म। ये मेरा स्टाइल है। अभी इसका जस्ट अपोजिट, कि अगर 2000 रुपए की लॉस की जगह अब मुझे मान के चलिए कि 1:4 का हमारा रेशियो है। ओके, अब इसी में मान के चलते कि 1:4 नहीं मिला, हमें 1:6 मिला, तो क्या हमें 6000 का प्रॉफिट हो गया? ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हमको लॉस होगा तो हम ट्रेड बंद कर देंगे, और जब हमें प्रॉफिट होगा तो पहले हमने लिया था 2000 रुपए का अपना रिस्क, अभी मैं प्रॉफिट में हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगा कि प्रॉफिट में हूं तो अब मैं एक और ट्रेड करूंगा विद 50% अपना जो रिस्क है उसको आधा कर दूंगा। अब मैं 1000 रुपए के साथ एक ट्रेड और करूंगा। ओके, अब इस 1000 रुपए में अगर मेरा एक स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तब भी मैं 5000 रुपए प्रॉफिट में निकलूंगा। ये होती है एक प्लान की ताकत। अगर आपके पास एक प्लान है, वहां पर देखिए, मुझे लॉस, मुझको मालूम है कि 2000 का लॉस यानी बंद। अब एक में देखिए, अगर मैंने ये 1:3 का भी अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो मतलब मेरे पास 6000 का मैंने एक ट्रेड कर लिया, और एक, अब मुझे को मालूम है अगर मैंने एक ट्रेड प्रॉफिटेबल निकाल लिया तो सेकंड ट्रेड करूंगा वो अपने जो रिस्क कैपेसिटी उससे आधी कर दूंगा, 1000 के रिस्क के साथ काम करूंगा। तो जाने के लिए मेरे कितने का 2000, आने के लिए कितने है 5000, अगर मेरा इसमें भी स्टॉप लॉस चला जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इंट्राडे में आपके हाथ में कुछ भी नहीं, मार्केट है, मार्केट कुछ भी करती है, आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपका लॉस। आपको कितना लॉस करना है यही आपको मालूम, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लॉस को छोड़ के बाकी सब कुछ देखते हैं। एंट्री देख लेंगे, टारगेट देख लेंगे, तमाम तरह के इंडिकेटर्स देख डालेंगे, बस हमें कितने रुपए का लॉस लेना है यही नहीं मालूम है। और हम बैंक निफ्टी में 5 लॉट खरीद करके बैठे हुए हैं, खत्म। मतलब ये बैंक निफ्टी की बात मैंने इसलिए की कि ऐसे ऐसे ट्रेडर्स आए हैं मेरे पास, उनको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं मालूम है। मतलब अब अभी 2 दिन हुए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आए, वो इंट्राडे में इक्विटी की एक क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। इक्विटी की एक क्वांटिटी मतलब कि मान के चलिए कि वो 150 रुपए का एक स्टॉक लेकर के काम नहीं कर सकते, और वो बैंक निफ्टी में 5 लॉट लेकर के काम कर रहे हैं। बेवकूफी देख रहे हैं आप कि वो 150 रुपए नहीं यहाँ पर अपना प्रोटेक्ट कर पाने की हैसियत है उनकी, और वो बैंक निफ्टी के 5 लॉट में रिस्क लेकर के बैठे हुए। अरे सब, अगर ट्रेड करना है तो आप एक क्वांटिटी से पहले ट्रेड करो ना। आप एक क्वांटिटी से, जो आप मान के चलिए कि आप एक, देखिए एक छोटी सी चीज है, इसमें साथ में लेकर के जाइएगा इसको आप अपने, कि 20 रुपए आप मान के चलिए कि एक नियम बनाइएगा मंडे से आप। ओके, इस चीज को थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि मंडे से एक रूल बनाइएगा
एक छोटा सा हम लोग टारगेट लेकर के चलते हैं कि 10 रुपए मेरे पास है नेक्स्ट वीक। इसको आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास 10 रुपए हैं। आप पूरे वीक आप ट्रेड कीजिए, ओके, पूरे वीक ट्रेड कीजिए और नेक्स्ट मंडे को आप इसी 10 रुपए को, आपका टारगेट है कि मैं इसी 10 रुपए को 20 रुपए कर दूंगा। मतलब इस वीक जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है वो 10 रुपए है। आपको 10 रुपए पे 10 रुपए का रिस्क रखना है और 40 रुपए का प्रॉफिट टर्न करना है। ये आपका एक दिन का टारगेट होगा कि 10 रुपए का हमारा वो है, रिस्क लेने की कैपेसिटी 10 रुपए है, और जो प्रॉफिटेबल प्रॉफिट करना मुझे जो टारगेट चाहिए वो 4 रुपए का चाहिए, यानी कि 40 रुपए चाहिए। ओके, सो इस तरह से करते करते आप अपना एक प्लान बनाइए कि 10 रुपए से हमें स्टार्ट करना है, और मेरा एक 1 वीक का टारगेट कि हमको 10 रुपए से अगले वीक हमको अपना जो रिस्क है वो 20 रुपए कर देना है। और आगे का जो गुणा भाग है, जो गणित है, वो आप समझदार हो, आप खुद ही लगा सकते हो। इसके नेक्स्ट वीक क्या करना है, इसके नेक्स्ट वीक क्या करना है। हम आ जाते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पर। इसमें आप एक चीज और करना कि 10 रुपए का रिस्क है, आप इसको 100 रुपए भी कर सकते हो। मैंने कहा ना, अपने रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 100 रुपए है या 10 ही रुपए हम मान करके चलते हैं। वीक में हुए आपके 5 दिन। आप 5 दिन को 5 दिन में 2-2 रुपए डिवाइड कर दो। ओके, 2-2 रुपए करके डिवाइड कर दो कि 5 दिन हमें ट्रेड करना और एक दिन जो रिस्क लेना है सिर्फ 2 रुपए का रिस्क लेना। अगर 2 रुपए का स्टॉप लॉस हिट, मेरा कंप्यूटर बंद। फिर 2 रुपए का मैं यहाँ पर फिर से 2 रुपए का मेरा हो गया, यानी यहाँ पर भी हमारे पास जीरो, यहाँ पर भी जीरो, कंप्यूटर बंद। यहाँ पर भी जीरो, कंप्यूटर बंद। लेकिन एक दिन आप देख लेना, गारंटी दे रहे हैं, आप कुछ मत सीखो, कुछ भी मत सीखो, लेकिन एक दिन आपका ऐसा आएगा वीक में कि आप 2 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाओगे और आपको 8 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, यानी 1:4 आपको 101% मिलेगा। 101%। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ गैम्बलिंग, मैं गैम्बलिंग करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ गैम्बलिंग भी करने उतरते हो लेकिन अपने प्लान के साथ, तो यहां पर आपके 2 रुपए माइनस हुए, यहां पर 2 रुपए माइनस हो गए, यहां 2 रुपए माइनस हो गए, लेकिन यहां कितने आ गए, 8 रुपए। और यहां पर भी हम मान के चलते कि आपके 2 रुपए लॉस हो गए, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 रुपए आपके लॉस में गए, फिर भी आप 8 रुपए प्रॉफिट में बैठे हो। आपके पास क्या आया, कुछ नहीं, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे वीक आपने लॉस किया, सिर्फ एक दिन ट्रेड किया, तब भी आपका लॉस नहीं हुआ है। लॉस नहीं होने का मतलब कि अब तो आप प्रॉफिट में ही हो। और बस आपको करना है क्या है कि जो एक दिन आपने प्रॉफिट किया है, इसी प्रॉफिट को इंक्रीज करते करते दूसरे दिन भी प्रॉफिट कर लो। 2 दिन अगर आपको प्रॉफिट हो गया वीक में, तो आप 8 रुपए प्रॉफिट में चले आओगे, सिर्फ एक प्लान के ऊपर भरोसा करके। सिर्फ एक प्लान होगा। और जब आप इतनी सारी पढ़ाई करोगे, कुछ सीखोगे, तो पढ़ाई कर लेने के बाद ये चांसेस आपके और भी ज्यादा इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, बट विद प्लान। विदाउट प्लान इससे डिजास्टर चीज कोई नहीं है। जितना आपकी इनकम है, हार्ड अर्निंग है, सारी की सारी लेकर के चली जाएगी। ओके, सो प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बिल्कुल अपने उतार लीजिए दिमाग में। ओके, तो स्टब बाउंड नहीं बनना है, आपको जिद्दी नहीं बनना है। आपने मान लिया है कि 2 रुपए का मेरा लॉस हो गया है, तो मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, तो क्लोज कर दीजिए। ओके, अपने रूल्स को सख्त रखिए बिल्कुल। ओके, ये भी कंफर्म। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा एंट्री। एंट्री तो सिंपल है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सबका अपना अपना मेथड है। कोई पिन बार के थ्रू करता है, कोई लोअर लोज देख करके ट्रेडिंग करता है। यहाँ पर कोई मदर कैंडल का फॉर्मेशन देखेगा कि मदर कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही, तब एंटर करेगा। ओके, यहाँ पर कोई देख लेगा कि इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अप साइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ले ली, नीचे अपना। सबका अलग अलग मेथड है। कोई यहाँ पर क्रॉस ओवर देख लेगा, सबका अलग मेथड है। ओके, हर इंसान, जितने भी ट्रेडर हैं, सबका मेथड है। सभी लोग अपने अपने अनुसार एंट्री लेते हैं। ओके, सो जो आपके सिस्टम में जो फिट हो, आपको उस चीज से एंट्री लेनी है। ओके, सबसे बड़ी चीज। ओके, सेकंड चीज आती है, सबसे लास्ट पॉइंट होता है टाइम फ्रेम। आप मल्टी टाइम फ्रेम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मल्टी टाइम फ्रेम के चक्कर में इतना कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, इतना कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। एक चीज
वो 2 मिनट का चार्ट भी देख रहा है, 5 मिनट का भी चार्ट देख रहा है, 15 मिनट का चार्ट भी देख रहा है, आधे घंटे का भी चार्ट उनको दिख रहा है। ओके, वो डेली का चार्ट भी देख रहे हैं यहाँ पर, और वो वीकली का भी चार्ट देख रहे हैं। क्या ये मल्टी टाइम फ्रेम है? इससे बड़ी भी कोई बेवकूफ़ी हो सकती है क्या? मल्टी टाइम फ्रेम के नाम पर ये सब क्या चल रहा है? इतने सारे लोगों को मैंने देखा है कि कोई भी आता है हमारे पास तो सबसे पहले उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो बहुत से लोग, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम में ये चीजें यूज होती हैं। ये मान के चलिए मल्टी टाइम फ्रेम मतलब सिर्फ 2, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो मेरा जो रूल है, डेली और 5 मिनट। हाँ, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो कंफर्मेशन लेने के लिए आप 1 मिनट पर भी जा सकते हो और 3 मिनट पर भी जा सकते हो। अक्सर मेरी ट्रेडिंग में देखा होगा कि मैं 1 मिनट पर भी टाइम फ्रेम पर एंट्री ले लेता हूँ कंफर्मेशन लेने के लिए, और 3 मिनट पर भी। जिस दिन ज्यादा मूव्स आने आने होते हैं तो 5 मिनट पर आपको लगेगा कि एक कैंडल बनने में 5 मिनट लगता है, और मूव बड़ा होता है इसलिए कैंडल बड़ी बन जाएगी। तो 1 मिनट में आपको जाकर के कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो ये कंफर्मेशन के लिए तो हम जा सकते हैं, लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब सिर्फ 2। अगर आप डेली पर इंट्राडे ट्रेडर हो तो सिर्फ डेली और 5 मिनट। आपको 5 मिनट नहीं अच्छा लगता, आप 15 मिनट पे चले जाओ, लेकिन सिर्फ 2 टाइम फ्रेम होने चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर के लिए दुनिया में सिर्फ 2 टाइम फ्रेम बने, एक डेली और एक 5 मिनट आइडियली। ओके, आप थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, बट नहीं। ओके, सो सिर्फ 2 ही टाइम फ्रेम होने चाहिए। ये तो हो गया हमारा। ये सारी चीजों को याद रखिएगा और भूलने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, अभी हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। ओके, और चार्ट्स में कुछ फॉर्मेशन बताऊंगा मैं, उसको देखिएगा और अपने सिस्टम में उतारने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा उसको। ओके, ये कोटक बैंक का चार्ट है। इसमें एक कैंडल देखिएगा आप जरा। मान के चलते हैं कि ये वाली एक कैंडल है, इसको हम बोलेंगे पिन बार। ओके, इस पिन बार आपको बहुत सारे लोगों ने देखना बताया होगा, सिखाया होगा। जितने भी मेथड्स हैं कंफर्मेशन लेने के, बहुत से लोगों ने आपको बताए होंगे, लेकिन इस पिन बार के बनने की सही जगह क्या आपको बताई है किसी ने? कि अगर ये पिन बार एक सही जगह पर बन जाए तो क्या काम करती है ये पिन बार? ये वो चीजें हैं जो कि आप ये मान के चलिए आपको पैसे दे के नहीं सीखने को मिलेंगे। अगर ये पिन बार बनने की जगह आपको एक बार मालूम पड़ जाए तो मान के चलिए उस दिन आपका जो RR है वो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे वो कितना बढ़ के कितना गिरेगा जाकर के। इस पिन बार पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो मैं फिर से कह रहा हूं कि पहले प्रैक्टिस। बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर आप ट्रेड मार दोगे तो लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। पहले प्रैक्टिस। ओके, सो इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। अभी जैसे एक स्टॉक हम लेते हैं, एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक का एक रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, ये 613 और 610, 610 55। ओके, ये इसका अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है एक्सिस बैंक का। हमेशा जो यहीं पर ये बहुत बार उसको देखा होगा, ये सपोर्ट भी बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, और यही एक लेवल भी है।
ओके, सो हम आ जाते हैं कल के चार्ट्स के ऊपर 24 दिसंबर को। यहां पर देखिए, यहां देखिए पिन बार बनी है। इस पिन बार को आप जब भी देखिएगा आपसे कंफर्म होना चाहिए कि वो पिन बार आपके रेजिस्टेंस लाइन पर ही होनी चाहिए। ओके, रेजिस्टेंस लाइन पर बनेगी। सेकंड चीज, उसका जो बनने का तरीका होगा कि एक सपोर्ट लाइन, ये सपोर्ट लाइन है, ये पिन बार है। जितनी भी कैंडल बनती चली आ रही है, जितनी भी कैंडल बनती चली आ रही है, ओके, जितनी भी कैंडल बन रही है, ड्राइंग्स थोड़ी कमजोर है। ओके, यहां पर एक चीज देखिएगा कि जितना ये फॉर्मेशन बन रहा है, इससे बड़ी कैंडल बनेगी। एक एवरेज जो कैंडल्स का फॉर्मेशन होता हुआ आ रहा है पीछे से, इससे बड़ा फॉर्मेशन होगा। और वो फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये कैंडल हम थोड़ी कुछ ना कुछ चेंज है, और वो चेंज इस तरह का होगा। ओके, ये चेंज होगा। एवरेज कैंडल आप देखिएगा, आपको खुद अंदाजा लगेगा देख करके। अगर आप प्रैक्टिशियर हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आपको मालूम होगा कि इस जो पिन बार को जो देखने का जो सही एरिया होता है, वो होता है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, सॉरी, सपोर्ट लेवल पर आप देखो पिन बार, जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करके सस्टेन करने लगता है यहाँ पर, जहां पर आपको कंफर्मेशन लेनी होगी। ओके, पिन बार को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये बनता है, ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, हर बार मिलेगा। लेकिन पिन बार बनने के बाद भी एक कंफर्मेशन होता है, उसको लेने के बाद ही ट्रेड किया जाता है। तो वो कंफर्मेशन मैं नहीं बता सकता, बट ये पिन बार जो बन रहा है, आप हमेशा देखना कि ये पिन बार जब बनेगा उसके बाद ये मूव कितनी बड़ी देता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक ही चीज है, इस पिन बार के बनने की जगह सही होनी चाहिए। ओके, पिन बार बनने की जगह देखिएगा, एंड जो उसका एरिया है, पिन बार बनने का जो उसकी बॉडी है, फिर से हम एक बार इसको यहाँ पर बता रहे हैं कि ये कैंडल छोटी छोटी बनती चली आएंगे। ओके, और जो पिन बार बनेगी वो अनयूजुअल होगी। यहाँ पर देखिए, मतलब बड़ी ही कैंडल बनेगी। प्राइस में यहाँ से मूव देखिएगा कि कितना बड़ा यहाँ से मूव दे देता है विथ कंफर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको कोई ट्रेड लेना या एंट्री लेना नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना है कि इसके थ्रू आप प्राइस को ऑब्जर्व कर सकते हो कि पिन बार बन जाने के बाद यहाँ पर मूव कितना बड़ा होता है। ओके, सो एंट्री आप अपनी प्रैक्टिस के बाद ही लेना। अगर आपको कंफर्मेशन लेनी आती है तो ही एंट्री लेना, वरना मत लेना। लेकिन पिन बार बन जाने के बाद और जब ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मूव एक देखने को मिलेगा। ओके, सो लेवल सही होना चाहिए, आपका जो सपोर्ट है और आपका जो रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। करेक्ट सपोर्ट पर सपोर्ट कंफर्म होना चाहिए, रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस कंफर्म होना चाहिए। वहां पर पिन बार जो काम दिखा देगी आपको कि जितने बड़े बड़े आप देखते हो ना, जो रेशियो मैं निकालता हूँ, या जितने भी बड़े रेशियो आप किसी को भी देखते हो निकालते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बट विद कंफर्मेशन। बहुत बार आपको लगेगा कि प्राइस ब्रेकआउट करके वापस से आपके स्टॉप लॉस की तरफ चला जाएगा, स्टॉप लॉस खा लेगा। सो कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। निफ्टी 50 भी आपके डायरेक्शन में हो, सेक्टर भी डायरेक्शन में हो, स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पर हो और हमें इस तरह से कंफर्म कर रहा हो, ब्रेकआउट हो जाने के बाद यहां पर एक बार और कंफर्म करेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। वो एंट्री का मेथड है। यहाँ पर हम एंट्री नहीं सीख रहे, यहाँ पर सिर्फ एक प्राइस को ऑब्जर्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एक सपोर्ट के पास पिन बार बन के जैसे ही देखिएगा पिन बार बन रही, वहां पर रिजेक्शन कितना बड़ा वहां मिलता है। ओके, एक ये सिस्टम हो गया। एंड अभी देखिएगा कि यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल। ओके,
सो ट्रेंड रिवर्सल आपको छोटी सी चीज़ बताते हैं, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं आप लोगों के क्वेश्चन लेंगे और फिर ये मीटिंग क्लोज करेंगे हम लोग। ओके, सो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले अंबुजा सीमेंट देखते हैं। अंबुजा सीमेंट को इसलिए लिया क्योंकि इस अंबुजा सीमेंट को पहले हम भी एक दिन पहले हमने इसको ट्रेड किया है। ओके, सो जहां पर एक चीज आप देखिएगा जरा कि ये जो रेड लाइन पर हमने अपना जो स्टॉप लॉस लगाया था, प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के पास नहीं जाएगा, ये कैसे मालूम? और यहां से इसका ट्रेंड कैसे हमने कंफर्म किया कि नीचे की साइड में ही इसका ट्रेंड है। ओके, छोटी सी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। पहले इसको, या पहले मैं यही बताता हूँ, बाद में फिर ड्राइंग्स पर चलेंगे इसके। देखिए, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ चला आ रहा है, यहां से गिरा है, इस वाली कैंडल को इसने ब्रेक किया, इस ये जो रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया अपने अपसाइड की कैंडल को, इसने ब्रेक किया। और इस रेड वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये रेड वाली कैंडल, इस वाली कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल को क्लोज कर दिया। ओके, देखते चलिएगा इसको कि कहां से पता चलता है कि कहां से स्टॉप लॉस हमको कैसे मिला। प्राइस ने इसको कंफर्म किया नीचे की तरफ। अभी देखिए कि जो ये वाली कैंडल बनी, इस वाली कैंडल का लो देखिएगा, या इसको हम मार्क करते हैं थोड़ा सा अच्छा सही से दिखेगा। ये रेड वाली कैंडल, इसका मैंने लो मार्क किया। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर आप लोगों को? ओके, आ रही है सर। ठीक है। सो ये वाली कैंडल का देखिए, जैसे ये यहां पर लो ब्रेक हुआ, यहां पर इस रेड वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक किया। ओके, और ये वाला जब लो ब्रेक हुआ, इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, ये रेड वाली कैंडल ने। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेड वाली कैंडल है ना, इस रेड वाली कैंडल का हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे, जो मैंने लाइव मार्केट में किया। एंट्री लेने से पहले इस वाली कैंडल का हाई मार्क किया और इस वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल का लो मार्क किया। सो इसको और गौर से देखिए थोड़ा कि ये हमने लो मार्क किया और इस रेड वाली, अपने माइक म्यूट्स पर कीजिए, कौन बोल रहा है? ओके, सो ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड वाली कैंडल का हमने लो मार्क किया और हाई मार्क किया। ओके, अभी हमको ये पता चला कि जो मार्केट में एंट्री लेने का जो मेरा सिस्टम है, और इस रेड वाली कैंडल के ऊपर देखिए प्राइस ने, मतलब एंट्री कंफर्म कर देने के बाद इस रेड वाली कैंडल के ऊपर प्राइस एक भी बार क्लोज नहीं हो पाया। ये वाली जो फॉर्मेशन क्रिएट हुई, इसके ऊपर प्राइस एक भी बार क्लोज नहीं हो पाया। ओके, बहुत मुश्किल था प्राइस को अप साइड की तरफ क्लोज करना। और एक बार जब प्राइस क्लोज नहीं हुआ तो हमारी जो एंट्री ले ली हमने, जब हमने एंट्री ली थी, उसके बाद जो प्राइस का स्विंग बना था वो ये कहीं लेवल था, ये वाला लेवल उसका स्विंग बना था। हमने क्या किया, जो भी स्टॉप लॉस आपको दिखेगा वो मेरा सेकंड स्विंग दिखेगा। और यही जो सेकंड, आपने सुना होगा कि प्राइस में जो स्विंग हाई या स्विंग लो पर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ओके, स्विंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये देखिए, प्राइस में अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो मेरा एक स्विंग ये हुआ ना, हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे।
और ये स्टॉप लॉस इसीलिए इतने ज्यादा पावरफुल हैं होते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पर एनालाइज करके प्राइस को 5 मिनट पे एनालाइज करके प्राइस को दो स्विंग के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को लगाता हूँ। और यही एक बड़ी वजह है कि प्राइस के स्टॉप लॉसेस इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल होगी कि प्राइस इस वाले स्विंग को ब्रेक करे और उससे भी ज्यादा मुश्किल होगी कि प्राइस इस वाले स्विंग को भी ब्रेक करे। और जब भी प्राइस इस स्विंग को ब्रेक करेगी तो यानी कि उसके अंदर एक बड़ा मूव आ जाएगा। ओके, और अगर प्राइस को नीचे जाना है तो 101% हम ऐसा मान के चलते हैं कि 101%, 101% कुछ होता नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग हम ऐसा मान के चलते हैं कि प्राइस को ये लेवल टच करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो उस दिन जो भी मैंने स्टॉप लॉस अपना लिया था वो इस वाली कैंडल को ही अपनी रेफरेंस कैंडल बनाया, ये रेड वाली कैंडल को, इसके ऊपर का स्विंग ये और इसके ऊपर का स्विंग हमारा ये, और यही बन गया था मेरा स्टॉप लॉस उस दिन का। ओके, सो यहां पर अभी तो हमने आपको बताया कि कैसे हमने स्टॉप लॉस लिया था। अभी सेकेंड चीज देखिए कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या हुआ, कि प्राइस नीचे ही गिरेगा। ओके, अब प्राइस को अगर नीचे गिरना है तो वो क्या करेगा कि एक तरह से वो अपने हाइज ब्रेक कर देगा, हाइज को ब्रेक करना बंद कर देगा। यहां पर देखिए कि प्राइस में शॉर्ट सेलिंग करनी थी, हमें पहले से मालूम है, और एक भी बार इसके अंदर देखिए हाइज ब्रेक नहीं हुए। इस वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल थी, इसका उसको इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, इस वाली कैंडल को इस रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया, और एक भी बार देखिए कि इस वाली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। वापस से देखिए इस वाली भी कैंडल का लो ब्रेक हो गया, फिर से लोज ब्रेक हो रहे हैं, और जिस भी कैंडल को हम मार्क कर रहे हैं उस वाली कैंडल के हाइज देखिए ब्रेक नहीं हो रहे हैं। इसको थोड़ा और आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा इसको समझना, और ऐसे 5 मिनट में मैं इसको समझा भी नहीं सकता। ओके, बट एक छोटी सी चीज है, इसको आप गौर कीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कीजिएगा कि प्राइस, आपको मालूम होगा कि प्राइस जब नीचे की साइड में गिरेगा तो वो अपने सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ गिरेगा। ओके, सो ये मान के चलिए कि एक कैंडल हमने बनाई, सो एक कैंडल का हाई और लो। ओके, सो इसमें क्या है कि अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस अपने लोस को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ गिरेगी, ये वाले। ओके, आप क्या करना कि ये वाला जो प्राइस है, ये फर्स्ट वाली जो कैंडल है, इस फर्स्ट वाली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना, और देखना कि फर्स्ट वाली कैंडल का लो किस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है। इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया ना, आप इसका हाई और लो मार्क कर लेना। अब जब आप इस वाली कैंडल का भी हाई देखोगे कि लो किसने ब्रेक किया है, तो पता चलेगा आपको इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। अब आप इस कैंडल का लो मार्क कर लेना, हाई और लो। आप जब ऐसे ही करते चले आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्राइस में गिरावट कहां से आ रही है और प्राइस उठ कहां से रहा है, और इसीलिए मार्केट में लोअर लो और लोअर हाइज का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। और जब भी प्राइस अपने हाइज को ब्रेक करके अप साइड की तरफ निकलेगा, इस वाले हाइज को ब्रेक करके अप साइड की तरफ निकलेगा, इसके अंदर आ जाता है एक रिवर्सल। यहीं पर हमें जरूरत होती है कंफर्मेशन कि वापस से प्राइस को बाई करते हैं, और लंबे लंबे मूव्स इसी तरह से मिलते हैं। ओके, सो एक फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देखना कि जो सिस्टम अभी मैंने आपको बताया है, या तो सबसे पहले इसको ड्राइंग्स में देखिए, फिर चार्ट्स आप बताइएगा, उसी चार्ट पर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहले देखिएगा ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन, एक ये हाई लगेगा, एक ये हाई लगेगा, एक ये वॉल्यूम बनेगा, एक ये वॉल्यूम बनेगा। ये फॉर्मेशन समझ में आ रहा है? ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, इस वाली कैंडल का हाई ये वाली कैंडल ब्रेक करेगी, और कैंडल्स बहुत ही ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए, और वॉल्यूम्स भी ब्रेकआउट होने चाहिए।
ओके, छोटा सा मेथड है, इसको किसी भी चार्ट के ऊपर आप अप्लाई करके देखिएगा। प्राइस में जो सेलिंग आनी है वो इस लेवल से आएगी और इस वाले लेवल से आएगी। ओके, ये वाला लेवल होगा सेलिंग का और ये वाला लेवल होगा सेलिंग का। आप कोई भी चार्ट बताओ और किसी भी चार्ट को ये एनालाइज करना है क्लास ओवर हो जाने के बाद, किसी भी चार्ट पर ये ग्रीन कैंडल्स के जो जितने भी फॉर्मेशन होंगे, सेकंड वाली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लीजिएगा और देखिएगा कि प्राइस इस वाले सेकंड वाली कैंडल के हाई और लो पर क्या करता क्या है। ओके, या यहां से क्या करता है। आप लोग कोई भी अपना स्टॉक बताइए, उसी के ऊपर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सर टाटा मोटर्स ले लो। ये याद रखिए कि इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर करेंगे। चलिए, टाटा मोटर्स के लिए हम आपको कल का व्यू दे रहे हैं, मंडे का व्यू। ओके, अब आप देखिएगा कि अभी ये चार्ट्स बने नहीं हैं, मंडे में देखिएगा इसके अंदर हो क्या सकता है। आप ये याद रखना कि प्राइस यहां पर डबल कंफर्मेशन है, इस वजह से हम इसको दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ है ना, बहुत गजब का फॉर्मेशन है, ये चारों कैंडल्स। प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो ये मान के चलेगा कि प्राइस में बहुत ज्यादा मूव आ जाएगा अपसाइड की तरफ। इसके ऊपर ये बाई हो जाएगा और ये वाली जो लाइन है, प्राइस देखिएगा इसके नीचे इसके अंदर सेलिंग आएगी, इसके नीचे सेलिंग आ सकती है और जो इसका टारगेट हो सकता है वो टारगेट मान के चलिए कि प्राइस वहां से गिर रहा है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट जैसा कुछ होता नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले देखिएगा कि प्राइस अगर रुका तो ये इस लेवल पर रुक सकता है और उसके बाद प्राइस रुका तो बहुत ज्यादा चांस है कि इस लेवल पर रुक सकता है। लेकिन इस वाले लेवल से 172 से अगर प्राइस गिर रहा है तो बहुत ही ज्यादा, अगर प्राइस बुलिश है, मार्केट बुलिश है और प्राइस नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, तभी ये फंसेगा। अगर मार्केट गिर रही है तो टाटा मोटर्स देखेगा 69.20 को पहले नहीं रुकेगा और वहां से भी अगर गिरा तो 65 तक ही गिरेगा और इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो निकल जाएगा। ओके, ये तो एक हो गया कि हम नेक्स्ट आने वाली मार्केट के लिए क्या होगा। ओके, ये सब रिकॉर्डेड है, आप इसको मंडे को देखिएगा कि मंडे को टाटा मोटर्स करता क्या है। ओके, और अगर कुछ होगा तो मेरे सेटअप पर अगर ठीक बैठा तो टाटा मोटर्स को हम ट्रीट करके दिखाएंगे आपको मंडे को। ओके, मंडे शाम को हम इसकी वीडियो आपको अपलोड करेंगे, अगर मेरे सेटअप में ये फिट बैठता है तो। ठीक है, सेकंड चीज, क्या यहां पर कुछ उस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है ग्रीन कैंडल्स में जैसा मैंने आपको अभी बताया पहले? ये और ये और ये, क्या दिख रहा है आप लोगों को कुछ ऐसा जैसा अभी हम लोगों ने ड्राइंग बनाई थी? हेलो, हाँ सर, दिख रहा सर। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाली कैंडल है 16th ऑफ दिसंबर की, इस कैंडल का हम हाई मार्क कर ले रहे हैं। ओके, ओके, तो 15th ऑफ दिसंबर एंड 16th ऑफ दिसंबर, 16th ऑफ दिसंबर का हमने हाई मार्क किया जैसा हमने बताया था आपको भी पहले की ड्राइंग्स में। अभी हम चले आते हैं सीधे 17th दिसंबर के 5 मिनट्स के चार्ट पर।
जैसा हम कर रहे हैं सेम वैसा ही कीजिएगा। रिस्क और मनी मैनेजमेंट को साथ में रख के तब काम कीजिएगा इसके अंदर। ओके, अभी देखिए कि क्या 17 दिसंबर को इसके अंदर हुआ क्या है। 5 मिनट पर हम चलते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि हमें जो कुछ भी करना है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के पास में ही करना है। और 183.80 17 दिसंबर को टाटा मोटर्स 183.80 इसके लिए एक रेजिस्टेंस था। मतलब 17 तारीख को टाटा मोटर्स के लिए 183.80 इसका एक रेजिस्टेंस था। अब हमें जो भी यहाँ पर फॉर्मेशंस लेनी है, जो भी एंट्री या कुछ भी करना है, वो हमें अपने लाइंस के पास में ही करना है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा भी एंट्री ले लेगा। अगर आपको ये मेथड मालूम होता तो आप इस पर ट्रेड कर सकते थे। सिंपल सा भी अगर मैं इसके ऊपर मदर कैंडल का फॉर्मेशन भी अगर मैं इसके ऊपर बैठा दूं तो उससे भी आप एंट्री ले लोगे। देखिए कि इसको हम एक मदर कैंडल मान सकते हैं विद वॉल्यूम। 1250 की कैंडल का अगर हम हाई मार्क करते हैं और लो मार्क कर लेते हैं, देखिए प्राइस उसको ब्रेक करके कहां निकल गया है। और ये वो चार्ट है जो आप लोगों ने बताया, मेरा चार्ट नहीं है ये। अभी ये तो मदर कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। हमारा एंट्री लेने का मेथड दूसरा है। हो सकता है कि मैं इसी व्हाइट वाली कैंडल पर एंट्री ले लेता अपनी। ओके, स्टॉप लॉस मेरा कहीं स्विंग यहां पर होता और एंट्री हमारी इस लेवल पर होती कहीं। ये मेरा मेथड है। लेकिन जो सिंपल सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो मदर कैंडल फॉर्मेशन। ओके, ब्रेक करके नीचे। कहने का मतलब ये फॉर्मेशन आप देखना किसी भी चार्ट पर कहीं पर भी चलेगा। डेली पर आप इसकी मार्किंग कर लीजिएगा और 5 मिनट पर अपना जो कंफर्मेशन आपका इंट्राडे में एंट्री लेने का, आप उसको करके देख सकते हैं। ओके, बहुत काम का है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी चीज है। ओके, सो बाकी और भी कहीं भी आपको ये देखिए, जैसे यहाँ पर बना ना 26 और 7 को वापस से देखिए प्राइस वहीं से गिरा है। इस वाली कैंडल के बाद प्राइस गिर गया है नीचे। कहीं पर भी देखिए ये हायर हाई बना, वॉल्यूम भी अप साइड की तरफ, प्राइस देखिए अगले दिन गिर गया। इसको प्रैक्टिस कीजिए और बाकी और कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स वगैरह होते तो आप बता सकते हैं हमको। हमारी तरफ से क्लास आज की ओवर है। सर वो मदर कैंडल के बारे में बताएंगे सर? मदर कैंडल, हाँ। मदर कैंडल देखिए जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, इस रेड वाली कैंडल का लो मार्क कीजिए और इसका हाई मार्क कीजिए। इसका बस एक ही वो है, प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ओके। ओके, आप देखिएगा ये मान के चलिए कि प्राइस क्लोज हो गया तो ये मदर कैंडल नहीं रही। ओके। पूरी कोशिश करेगी कि प्राइस हमारा इस रेंज की इस कैंडल को छोड़ के नहीं जाएगा। और ये जितनी भी वॉल्यूम्स देख रहे हैं आप, वॉल्यूम्स बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन प्राइस कहीं भी नहीं निकल रहा है। मतलब इस कैंडल के ना तो बाहर जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। पावर्स बराबर। इकट्ठी हो रही हैं इसी कैंडल के अंदर। ओके, अब आपको लगता है कि किसी भी छोटी सी चीज के अंदर आप हद से ज्यादा कोई चीज भर दो तो वो ब्लास्ट हो जाती है। बराबर। प्राइस देखिए बहुत दिन तक इसी लगभग 2 वीक्स तक इसी रेंज के अंदर घूमता रहा और जब वो बाहर की तरफ गया है तो किस स्पीड से गया है। बराबर। ये होती है मदर कैंडल। ओके सर, थैंक यू। बाकी और कोई क्वेश्चन किसी के? चलिए मीटिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।